ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। और लीजिए अब पेश है एक संदेश मुश्किलों से लड़ने और जीतने का, जो हमें आपके लिए भेजा है चांद कादरी कव्वाल जी ने। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। घरेलू उड़ानें फिर शुरू होने से देश भर के विभिन्न हिस्सों में फंसे हजारों लोगों को राहत। केंद्र ने चक्रवाती तूफान अम्फन से प्रभावित पश्चिम बंगाल में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट और N95 मास्क का घरेलू उत्पादन बढ़कर रोजाना 3 लाख हुआ। देश भर में लॉकडाउन के बावजूद सरकारी एजेंसियों ने पिछले साल से ज्यादा टन गेहूं की खरीद की। और सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बची हुई बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों की सुविधा के लिए 3000 की जगह 15,000 परीक्षा केंद्र बनाए। अब समाचार विस्तार से। देश में 2 महीने के अंतराल के बाद घरेलू यात्री विमान सेवा फिर से शुरू हो गई। इससे देश के विभिन्न भागों में फंसे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सोमवार से 532 उड़ानों के जरिए 39,231 यात्रियों के आवागमन के साथ विमान सेवा फिर शुरू हो गई। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की सिफारिश के अनुसार सख्त विनियमों के तहत दिल्ली से पहली उड़ान पुणे के लिए सुबह 4:45 पर रवाना हुई। दिल्ली में पहली घरेलू यात्री उड़ान अहमदाबाद से सुबह 7:45 पर पहुंची। दिल्ली हवाई अड्डे से अब तक लगभग 80 उड़ानें रद्द की गई हैं।
सभी निर्धारित वाणिज्यिक यात्री विमान सेवाएं 25 मार्च से बंद थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। केंद्र ने चक्रवाती तूफान अम्फन से प्रभावित पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में राहत और सामान्य स्थिति बहाल करने के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की चौथी बार बैठक हुई। उन्होंने सलाह दी कि बिजली की लाइनें पूरी तरह ठीक करने, दूरसंचार सेवा बहाल करने और पेयजल आपूर्ति फिर शुरू करने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां राज्य की आवश्यकता के अनुसार और सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। राज्य की मांग के आधार पर अनाज का पर्याप्त स्टॉक तैयार रखा गया है। हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री की घोषणा और पश्चिम बंगाल के राहत प्रयासों की समीक्षा के बाद से राज्य सरकार के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई और N95 मास्क से संबंधित घरेलू उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की इन चीजों की जरूरतें भली भांति पूरी की जा रही हैं। देश में 3 लाख से अधिक पीपीई और N95 मास्क प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 111 लाख N95 मास्क और 74 लाख 48,000 पीपीई उपकरण प्रदान किए गए हैं। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद सोमवार को 341,56,000 टन हो गई। ये पिछले वर्ष की 341,31,000 टन की खरीद से अधिक है। कोविड-19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सभी बाधाओं के बावजूद खरीद में ये वृद्धि हुई। देश में हर वर्ष गेहूं की कटाई सामान्य रूप से मार्च के आखिर में शुरू होती है और अप्रैल के पहले हफ्ते में खरीद आरंभ हो जाती है। 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के साथ ही सभी गतिविधियां बंद हो गई थीं। उस समय फसल पक चुकी थी और कटाई के लिए तैयार थी। इसके मद्देनजर केंद्र ने खेती-बाड़ी संबंधी गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट दी। इसके बाद 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने देश भर में 10वीं और 12वीं की बाकी परीक्षाओं के लिए लगभग 15,000 परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हॉकी के जाने माने खिलाड़ी बलबीर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, पद्मश्री से सम्मानित और भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक बलबीर सिंह सीनियर की विरासत भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि बलबीर सिंह सीनियर ने एक श्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी के रूप में भारत का गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर अपने यादगार खेल के लिए हमेशा जाने जाएंगे। बलबीर सिंह सीनियर का पंजाब में मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। वे 95 वर्ष के थे। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उन्होंने सोमवार सवेरे 6:30 बजे अंतिम सांस ली। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर अनुभव ठुकराल। डॉक्टर अनुभव ठुकराल, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर ठुकराल, हम जानना चाहेंगे कि लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि कोरोना के संक्रमण के दौर में जो व्यक्ति डायबिटिक है या जो हाइपरटेंशन का मरीज है, उसके लिए स्थितियां थोड़ी चिंताजनक हो सकती हैं। क्या कारण है कि जो डायबिटिक है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है? इसमें एक
तो बहुत कंफ्यूजन जो है, जिसको कि मैं आपके श्रोताओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ये सुनने में आ रहा है कि डायबिटिक पेशेंट्स में कोरोना संक्रमण ज्यादा गंभीर रूप लेता है, इसमें ज्यादातर वो केस हैं जिनको कि पहले से डायबिटीज की बारे में जानकारी नहीं थी कि उन्हें डायबिटीज है, और वो कोई डायबिटीज का उपचार भी नहीं ले रहे थे। और या ज्यादातर ऐसे केस हैं जो कि जिनको ज्ञात था कि उन्हें डायबिटीज है और वो मधुमेह के रोगी हैं, लेकिन वो प्रॉपर उसका इलाज नहीं करा रहे थे और अपनी शुगर को नियंत्रण में नहीं रखा हुआ था। जिन लोगों को डायबिटीज है लेकिन उन्होंने अपना शुगर प्रॉपर इलाज से, रेगुलर इलाज से नियंत्रण में रखा हुआ था, उनका जो कॉम्प्लिकेशंस का जो दर है वो लगभग जन सामान्य के बराबर में आ जाता है। तो ज्यादातर केवल उन्हीं केसेस में प्रॉब्लम हो रही है जहाँ पे कि लोगों ने बहुत साल से अपना उसको निग्लेक्ट कर रहा हुआ है और अपने शुगर को कंट्रोल नहीं रखा। तो अगर किसी का भी अभी डायबिटीज है तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी से ही अगर वो अपने शुगर को कंट्रोल करने में ध्यान रखेंगे और प्रॉपर उसका इलाज कराएंगे तो ये संक्रमण की कॉम्प्लिकेशन से अभी भी बच सकते हैं। डॉक्टर ठुकराल, आपने बताया कि जिन लोगों ने मधुमेह होने के बावजूद उसको नज़रअंदाज रखा हुआ था और दवा प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे थे और जो शुगर कंट्रोल नहीं था उनका, तो ऐसे लोगों में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा है। और जो लोग अपना नियंत्रण रख पा रहे थे या जिनका नियंत्रित है, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानना चाहेंगे कि इस दौर में जब बहुत सारी बंदिशें हैं, व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, उस तरह से नहीं जैसे पहले वो निकल पाता था, तो किन बातों का खास तौर से ध्यान रखे यदि कोई मधुमेह का रोगी है? सबसे पहले तो मधुमेह के रोगियों में ये जरूरी है कि वो एक नियमित व्यायाम की शैली को बनाए रखें। अगर बाहर वॉक पे नहीं जा रहे हैं तो भी ये इंश्योर करें कि घर में भी वो अपना टाइम पीरियड, एक टाइम टेबल बनाएं कि इस टाइम पे हमको कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेज जैसे योगा है, साइकिलिंग है, या सिंपल जैसे स्कूल में हम लोग पीटी करते थे, हाथों की एक्सरसाइज करते थे, तो सिंपल आदमी खड़े होकर घर में पीटी कर सकता है। तो ऐसी कोई भी माइल्ड एरोबिक एक्सरसाइजेज जो है नियमित रूप से घंटे 1.5 घंटे दिन भर में जरूर करें। और ये भी देखा गया है कि कई जैसे घर में लोग हैं और बाहर नहीं निकल सकते तो टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं और टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, तो ये भी अवॉइड करना है मधुमेह के रोगियों को कि टीवी देखते समय खाना ना खाएं, क्योंकि उससे जो है स्नैकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और उससे शुगर बढ़ता है। तो अपने स्नैक के अमाउंट पे भी कंट्रोल रखना है। और जैसे हमारा एक्टिविटी लेवल, अगर कोई बाहर नहीं जा रहे, रोज 4 किलोमीटर चलते थे, अब केवल 2 किलोमीटर चल रहे हैं, तो उनको अपने एक्टिविटी लेवल के हिसाब से अपने आहार को भी उसी प्रपोर्शन में कम करना पड़ेगा। जैसे फर्ज करें कि कोई आदमी अगर 4 रोटी खाता था और रोज 4 किलोमीटर चलता था और लॉकडाउन के चक्कर में वो रोज केवल 1 किलोमीटर चल पा रहा है, तो उसको अपनी रोटी भी 4 रोटी से कम करके 3 रोटी या 2 रोटी पे आना पड़ेगा। तो अपने एक्टिविटी लेवल के हिसाब से अपने आहार को मॉडिफाई करना। जी, अपने वजन के हिसाब से भी अपने खान पान को ध्यान रखना होगा। डॉक्टर ठुकराल, इस समय कौन से फल हैं जो उपयुक्त हैं एक मधुमेह के रोगी के सेवन के लिए? फलों के बारे में संदर्भ में यही कहा जाता है कि जो सेब, नाशपाती और अमरूद जो ठोस फल हैं, ये जो है एक लिबरल अमाउंट्स में लिए जा सकते हैं। और जो रसीले फल हैं, जैसे इस समय आम आ रहा है, तो आम ज्यादा सेवन नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत स्वाद के लिए कर सकते हैं। आम, तरबूज, पपीता और अंगूर जो रसीले फल हैं, खा सारे फल सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें अमाउंट पे नियंत्रण रखना है। जो सेब, नाशपाती और अमरूद हैं, ये ठोस फल हैं, इसको लिबरल इंटेक जितना इच्छा अनुसार ले सकते हैं। फलों के जूस का सेवन से मना करते हैं, खास तौर पे इस पैकेट वाले जूस और ये आते हैं, ये नहीं लेने चाहिए। डॉक्टर साहब, बच्चों की घर में है और चाय और उसके साथ स्नैक्स कई बार अधिकता हो जाती है, तो आप एक विशेषज्ञ के तौर पर क्या सलाह देना चाहेंगे कि स्नैक्स में क्या चीज़ें हम शामिल करें? जैसे हम लोग स्नैक्स में जैसे पेट भरने के लिए सबसे जो मधुमेह के रोगियों के लिए जो 0 कैलोरी फूड्स होते, जैसे 0 कैलोरी फूड्स में हमारा खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, प्याज है, सलाद है, ये जितना चाहे खा सकते हैं। और चाय में भी जो है
शुगर फ्री चाय पिए तो ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग लेमन टी भी सेवन करते हैं, तो वो लेमन टी भी ले सकते हैं। तो लेमन टी में ना तो चीनी डलती है ना दूध डलता है, तो उसमें भी लेमन टी का सेवन से भी या ग्रीन टी का सेवन भी कर सकते हैं और उसमें शुगर नहीं बढ़ता उससे। और बाकी बिस्किट और जो ओवन वाली चीजें हैं जैसे बिस्किट्स हैं, ब्रेड्स हैं, ये जहां तक हो सके अवॉइड करने चाहिए। डॉक्टर ठुकराल, हम जब कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? इसमें हमको लगता है कि हमारा जो वैदिक जो हमारी नीतियां थी उसके हिसाब से जो योगा है और जो पूजा पाठ है ये हमको एक सकारात्मक रखने में बहुत उपयोगी रहता है। तो मैं तो अपने सारे मरीजों को यही सलाह देता हूँ कि कम से कम 1-1.5 घंटा योगा जरूर करें और कुछ ना कुछ पूजा पाठ भी जरूर करें। और एक फैमिली के साथ कोई एक एंटरटेनमेंट, जैसे सब लोग मिलके कैरम बोर्ड खेल लें, सब लोग मिलके चेस खेलें, कोई इंडोर गेम्स खेलें जिसमें कि हंसना हंसाना लगा रहे फैमिली के साथ और केवल नेगेटिविटी को अपने ऊपर भारी ना होने। मधुमेह के रोगियों के लिए नींद कितनी आवश्यक है डॉक्टर ठुकराल? ये तो बहुत जरूरी है। हमारे जो मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद के कई सारे फायदे हैं। अच्छी नींद आने से भी शुगर कंट्रोल और बीपी कंट्रोल होने में मदद मिलती है और हमारी जो इन्फेक्शन से लड़ने की जो शरीर की गतिरोधक क्षमता है वो भी इम्प्रूव होती है। तो कम से कम 8 घंटे की नींद तो जरूर लेनी चाहिए। ये तो बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर ठुकराल, अब लॉकडाउन में ढील दी जा रही है और धीरे धीरे जो कार्यालय हैं, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जो दुकानें हैं, जो मार्केट्स हैं वो खुलने लगे हैं, लोग आ जा रहे हैं और ऐसे में ये बहुत चुनौतीपूर्ण भी हो गया है कि हम किस तरह से अपने को सुरक्षित रखें। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, तो आपकी क्या सलाह है आम व्यक्ति को? सबसे जरूरी तो ये है कि बिना मास्क लगाए जो है घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें और घर के बाहर भी निकलें तो जो है कम से कम नहीं तो 2 गज की डिस्टेंस हर आदमी से बना के रखें। और जैसे घर से निकले तो हाथ धो के निकलें। अपने व्यापार की जगह पे जाएं तो वहां जाके जो है काम करने से पहले हाथ, फिर घर आने के बाद तुरंत हाथ जरूर धोएं। तो नियमित रूप से जो है पीरियोडिक इंटरवल से बीच बीच में हाथ धोते रहें साबुन से अच्छे से। मास्क हमेशा लगाए रखें और एक सेफ डिस्टेंस 1 मीटर की जो है वो बना के रखें। और सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे टाइम पे हमारी अपने आप को तो सुरक्षित रखना ही है। हम सबकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमसे दूसरे को भी ना फैले। तो इसलिए अगर हमने किसी भी व्यक्ति को कोई लक्षण लगे कि उसे बुखार खांसी है तो बेहतर है कि वो घर के बाहर ना निकले। डॉक्टर अनुभव ठुकराल, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी कि जो मधुमेह के रोगी हैं वो अपनी देखभाल किस तरह से कर सकते हैं और ये चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों का शुगर लेवल नियंत्रित है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कहा जा सकता है। डॉक्टर ठुकराल, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं मीता सरकार, जो संगीत शिक्षिका हैं और लंबे समय तक आपने देहरादून में बच्चों को संगीत की शिक्षा दी है। आपके जो शिष्य हैं देश के कई क्षेत्रों में अपना नाम कमा रहे हैं, उन्होंने संगीत की सेवा की है और निरंतर संगीत की सेवा कर रहे हैं। मीता जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मीता जी, आप एक कलाकार हैं और संगीत की शिक्षिका हैं। वर्तमान जो दौर है कोरोना संक्रमण का, इस दौर को आप कैसे देखती हैं? क्या नजरिया है आपका? देखिए, परिस्थिति जो भी है वह तो अनुकूल नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी हमको सकारात्मक भावना को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करती हूँ संगीत एक सशक्त माध्यम है जहाँ हम छोटे बच्चों को ही नहीं, हर वर्ग के लोगों को हम मानसिक रूप से हम बांध सकते हैं, मन में उनको खुशी दे सकते हैं। इसके विभिन्न आयाम हैं। सबसे पहले तो सुबह उठ के मैं सब बच्चों से अभी भी मैं आग्रह करती हूँ, तानपुरा लगाओ और ओम भरो, उसी में आधा काम तो वही हो जाता है। और अगर हो सके साथ में दादा नानी, माँ, पूज्य माता जी, पिताजी, जितने भी लोग हैं उनको भी साथ में लो। बच्चे इतने खुश, इतने अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद फिर और भी आयाम होते हैं, जैसे अलग अलग उम्र के साथ साथ मैंने उन लोगों को अंताक्षरी में बांटा है। अगर एक घर में 2 भाई बहन है तो उनको मैं कहती हूँ अंताक्षरी करो सरगम के पलटों का। जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, सा से शुरू हुआ रे ग म प, वो पा में रुक गया तो वो पा से बोलेगा
पा गा मा गा रे सा, इस तरीके से वो एक कंटिन्यूटी वो चलता रहता है स्वर का। उसके बाद बच्चों के पास और भी बहुत कुछ है करने के लिए, छोटे छोटे भजन, छोटे छोटे गीत, बच्चों के उम्र को देखते हुए एक समय सारिणी, उसका एक एग्जाम्पल खाली मैं आपको दे रही हूँ। जैसे छोटे छोटे बच्चे, हमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल होता है हमारे साथ, छोटे एकदम से अबोध शिशु, वो बाहर जाना चाहते हैं, आसमान देखना चाहते हैं, चिड़ियों की चहचहाट सुनना चाहते हैं, उनको संभालना सबसे जरूरी हो जाता है। बाकी बड़े लोग अपने मैच्योरिटी के साथ संभल जाते हैं। उनके लिए मैंने एक और भी गीत बनाया है, एक नंबर पर गर्म पानी हल्दी पीना, 2 नंबर पर पेट साफ करना, ऐसा ऐसे करके एक छोटा सा, फिर लास्ट में ईश हमें दो यह वरदान, सब मिलकर हम गाए मिलकर, ऐसा ऐसे करके छोटा सा भजन वगैरह कोशिश कर रही हूँ बच्चों को बांधने की। ऑनलाइन मेरा क्लास चलता रहता है, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बच्चों से, गार्जियन से बहुत अच्छा वो मिल रहा है कि बच्चे बहुत खुश है मैडम, आपने उनको बांध लिया है स्वर के साथ। जी, तो हम कह सकते हैं कि संगीत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और संगीत के माध्यम से हम और विषयों को भी पढ़ा सकते हैं। जैसे एक ये महत्वपूर्ण विषय है कि हम लोगों को किस तरह से जागरूक करें कोरोना के प्रति। तो आपने बताया कि जैसे आपने कहा कि गर्म पानी में हल्दी डालकर या दूध में हल्दी डालकर पिए। ये पूरे 10 तक की गिनती तक मैंने किया है। 1 नंबर पर गर्म हल्दी पानी पीना, 2 नंबर पर पेट साफ करना, 3 नंबर पर चक चक ब्रश को चलाना, 4 नंबर पर रगड़ रगड़ के नहाना, 5 नंबर पर साफ कपड़े पहन कर 6 नंबर पर नमो नमः कहना, 7 नंबर पर दूध बिस्कुट खाकर, 8 नंबर पर माँ को लेकर सबको मिलकर एक गाना गाना, 9 नंबर पर कुछ कुछ लिख और पढ़, 10 नंबर पर एक ड्राइंग बनाकर उसमें तुम सब मिल रंग भर के देना, और फिर मिल के जब के एक गीत सुनाना, ईश हमें दो यह वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान, दीन दुखियों को भी खिलाए, आपस में हम मिल कर खाए, कोई ना रह जाए अब के भूखा रात को ना सो जाए, ईश हमें दो यह वरदान। बहुत खूब। और गिनती के माध्यम से आपने करुणा और दया का जो संदेश है इस गीत के माध्यम से हमारे बच्चों को दिया है। आपको बहुत बहुत बधाई। हम जानना चाहेंगे कि इस समय जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको बहुत सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी कम होती है। आपकी दिनचर्या किस तरह से रहती है? नहीं, मैं आपको बताऊं, आपको सच बता दूं, मेरे घर में ही मेरे पति देव जी वो हार्ट के पेशेंट हैं, वो उनको भी मैं उसी ढंग से ट्रीट करती हूँ। मैं समझती हूँ अगर इनको मैं खुशी दे सकूंगी तो बाकी लोगों को भी खुशी देने की मैं क्षमता रखती हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, एकदम नित्य 5 बजे उठ के सबसे पहले मैं खुद योगा करती हूँ। मैं बच्चों से भी कहती हूँ सब लोग जितना भी हो सके योगा करो। पहले प्राणायाम बहुत जरूरी है और संगीत इसका पहला सशक्त माध्यम है योगा का, प्राणायाम का। 5 बजे उठती हूँ, योगा करती हूँ, उसके बाद मेरा अपना रियाज चलता है 1 से 1.5 घंटा और ठीक 7 बजे से मेरा बच्चों का क्लास शुरू हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन, पहले छोटे बच्चों का चलता है, उसके बाद जैसे जैसे उम्र टाइम ऊपर चढ़ता है मैं सीनियर लोगों को लेती हूँ। तो 12 बजे तक ये क्लास समाप्त करके खाना बनाती हूँ, क्योंकि हम लोगों का भी घर का सब काम खुद को संभालना पड़ता है और बहुत खुशी के साथ आनंद के साथ मैं उस काम को करती हूँ। मैं आपको सच एक बात बताऊँ, मैं ये बात स्वामी विवेकानंद जी का मेरे दिल में एकदम बैठा हुआ है कि मनुष्य का जो शरीर है ये अनन्य शक्ति का पुलिंदा है। इसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी 24 घंटे कर सकता है। अगर वो 2 घंटा भी सो ले तो भी वो बहुत कुछ कर सकता है। ये बात मैं हमेशा बच्चे से कहती हूँ। कभी अपने को कमजोर मत समझो, नियम से खाओ, अच्छी चीजें खाओ, ताजा खाओ और जितना भी घर में माँ
जैसे बना के दे, वो प्रसाद होता है। आज भी इसी क्वारंटाइन पीरियड में मैं बच्चों से हमेशा कहती हूँ, टीवी के न्यूज भी देखा करो। कई लोग हैं जिनको अभी ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम लोग अच्छे से खा रहे हैं। 2, 3, 4 टाइम हम लोग को कुछ ना कुछ माँ हमको दे रही है, हम खुद भी पका के खा रहे हैं। इसे जो भी मिलता है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, खुश रहो, मस्त रहो। और घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों के साथ हमें उनको भी देखना पड़ता है, उनको भी साथ में लेकर छोटे छोटे कितने तरह के गेम होते हैं। देखिए, जैसे कैरम बोर्ड है, लूडो है। जब भी हम कोई गाना गाते हैं, गोल ऐसे करके बैठ के हाथ में ताली दे दे के, बचपन में हम लोग कहते थे ना कि वो आंख में पट्टी बांध के पीछे एक रुमाल फेंक दे के, जिसके पीछे रुमाल आया, चाहे 3 ही आदमी घर में हो, 4 ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो पूछा के अब ठीक है, आप कुछ बोलिए। बुजुर्ग जो है, गुरुजन, उनके पास कुछ ना कुछ होता ही है। गाँव की कुछ गाना सुना देंगे वो लोग, इतने सुंदर सुंदर। कोई एक बात ही बोल देंगे, कोई एक ज्ञान की बात ही बोल देंगे, उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करके बहुत खुश होते हैं। मैं तो आपको सच्ची बात बताऊं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये हम लोगों का जितना भी अभी जो पीरियड चल रहा है, इतनी जल्दी हो सके ये दूर हो जाए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इसको खुश होकर वीरता के साथ इसका सामना करना, और उसके साथ जितने भी नियम बताए गए हैं उसको सशक्त रूप में उसका पालन होना चाहिए है, और आपका हाथ धोना, ये सब कुछ। मीता जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें जो नियमों का पालन करना है और बहुत हिम्मत से, दृढ़ता के साथ इस लड़ाई को लड़ना है, और हमें इसमें जीतना भी है। हम देख रहे हैं कि जो पारिवारिक मूल्य हैं वो मजबूत हुए हैं, परिवार नाम की जो संस्था है वो मजबूत हुई है, क्योंकि अब हम लोग साथ रह रहे हैं, हमारे पास समय है। आप क्या मानती हैं? मैं तो सच में आपको बता रही हूँ, सचमुच में इतने दिन तक एक साथ रह के, जैसे हम लोग कुछ नहीं बोल के भी हम एक दूसरे की भाषा समझने लगे हैं। ऐसे देखने से मैं समझ जाती हूँ कि मेरा बेटा भी क्या कहने वाला है, मेरे हस्बैंड भी क्या कह रहे हैं। एक बॉन्डेज जो होता है, हृदय से हम लोग बहुत करीब आ गए हैं। उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, मैंने जो प्रैक्टिकली महसूस किया, बहुत लिमिटेड हम लोगों की जो जरूरतें हैं उसके अंदर हम लोग अभी खुश रहना सीख गए हैं। इतनी जिंदगी में जरूरत नहीं होती है जितना हम लोग अपने को फैलाते रहते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए, अंदर म्यूजिक चल रहा है, मेरा भरपेट खाना खा रही हूँ। इससे ज्यादा जिंदगी में एक घर हो, छत हो एक, और उसमें थोड़ा ज्ञान हम लोगों को मिलता रहे, तो ज्ञान का तो अभाव नहीं है। बच्चों का अपने क्लास भी चल रहा है, उसके साथ आपका क्या कहते हैं, टीवी के माध्यम से बच्चों को सब कुछ देखने को मिलता है। ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, म्यूजिक कुछ भी नहीं रुक रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जो हम लोगों की जरूरतें बहुत कम हो गई हैं। हम लोग अपनी अभी लग्जरी से जो जीने की आदत हो गई थी, उसमें हम लोगों को अभी बहुत कुछ हम लोगों का एक कंट्रोल हो गया है उसमें। ये एक प्लस पॉइंट भी है, हमें प्लस पॉइंट भी देखना चाहिए। उसके बीच में हम लोग सीखते भी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो तमाम ऐश्वर्य की चीजें थी वो इस समय हमारे पास नहीं है। सीमित संसाधनों के साथ हम जी रहे हैं, और अच्छे से जी रहे हैं। क्योंकि आप संगीत से जुड़ी हैं, आपने गिनती के माध्यम से संदेश दिया। हम चाहते हैं कुछ सुनाएं हमारे श्रोताओं को आप, और उनको आनंदित कर दें। भजन, ये सूरदास जी के भजन सुनाती हूँ। सब दिन नहीं कस जाते, सब दिन नहीं कस जाते, सुमिरन ध्यान यो करी हरि को, सुमिरन ध्यान यो करी हरि को, जब लगी तनक सुनात, सब दिन नहीं कस जाते, पाला पन खिलत ही खोयो, करुणापन हलतात, सूरदास अवसर के बीते, सूरदास अवसर के बीते, सही हो पुनि पछतात, सब दिन नहीं कस
जाते सब दिन नहीं एक से बहुत खूब मीता जी, आपने इतना सुंदर ये भजन सुनाया और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं ने इसको बहुत पसंद किया होगा। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।